स्वागत है जी, स्वागत है, 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 स्वागत है जी, स्वागत है। नड्डा जी को जय श्री राम, नड्डा जी को जय श्री राम, नड्डा जी को जय श्री राम। जोरदार तालियों से स्वागत करें। स्वागत है जी, स्वागत है। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित हमारे पूर्व में रहे यशस्वी मुख्यमंत्री और मेरे वरिष्ठ सहयोगी श्री जयराम ठाकुर जी, हमारे बहुत ही कर्मशील, जुझारू और संवेदनशील अध्यक्ष श्री डॉक्टर राजीव बिंदल जी, हमारे प्रभारी अविनाश राय खन्ना जी, हमारे प्रभारी संजय टंडन जी, आप सबके लोकप्रिय सांसद और संसद में मेरे साथी सुरेश कश्यप जी, हमारे वरिष्ठ सहयोगी पूर्व में मंत्री रहे श्री सुखराम चौधरी जी, जिला के अध्यक्ष रतनपाल जी, पूर्व सांसद वीरेंद्र कश्यप जी, त्रिलोक कपूर जी, राजीव सहजल जी, गोविंद राम जी, लखविंदर राणा जी, परमजीत पम्मी जी, रीना कश्यप जी, बलदेव तोमर जी, नारायण सिंह जी, रश्मिधर सूद जी, श्रीमती डेजी ठाकुर जी, मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी और हमारे वरिष्ठ नेतागण और मां शूलिनी के इस जिले में, इस नगर में उपस्थित देवी और सज्जनों और मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, मेरा ये सौभाग्य है कि मुझे आज मां शूलिनी के इस पवित्र स्थान पर आप सब लोगों के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं सबसे पहले तो मां शूलिनी को नमन करता हूं और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करके अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। मित्रों, अभी मुझे बताया गया कि यह अभिनंदन समारोह है और आप सब लोगों ने जिस तरीके से, जब से मैं हिमाचल में प्रवेश किया, वहां से लेकर इस सोलन के पुराने बस स्टैंड तक जिस गर्मजोशी के साथ आपने मेरा अभिनंदन किया है, स्वागत किया है, उसके लिए सबसे पहले तो मैं पूरे करबत आप सबका धन्यवाद करता हूं। जो आप लोगों ने प्रेम दिखाया, उसके लिए विशेष करके आपका धन्यवाद करता हूं। लेकिन मित्रों, यह अभिनंदन मेरा नहीं है, यह अभिनंदन कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष का नहीं है। यह अभिनंदन उस विचारधारा का है जिसके लिए चार पीढ़ियों ने अपने आप को खपा दिया और आज हम यशस्वी हमन करके निकले हैं, उसको हमको नमन। और मैं उन 4 पीढ़ियों को नमन करता हूं जिन्होंने अपना सारा जीवन पहले दिया और बाद में कमल के लिए सर्वस्व आहूत किया। ये उस विचारधारा की विजय का अभिनंदन है, इसको हमको समझना चाहिए। मित्रों, हमें राजस्थान में जीत मिली,
हमें मध्य प्रदेश में जीत मिली, हमें छत्तीसगढ़ में जीत मिली, तेलंगाना में भी हम 7% से 14% पहुंच गए, दुगना हमने अपना वोट परसेंटेज बढ़ाया। मिजोरम में भी हमारे एमएलए डबल हो गए, 1 से 2 हो गए, जहां हमारा कुछ नहीं था कभी। लेकिन ये जो 3 राज्य हमने जीते, चुनाव से पहले मुझे कई बार जयराम जी का फोन आता था, यहां तो मीडिया वाले कुछ और बोल रहे हैं, मध्य प्रदेश तो गड़बड़ा रहा है और छत्तीसगढ़ तो गया। बोलिए, ऐसा बताते थे कि नहीं बताते थे? बोलते थे कि नहीं बोलते थे? राजस्थान शायद आ जाए। और हमारे बहुत से भाई जो बड़े लंबे समय से टुकुर 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 बड़े इंतजार में बैठे कि अब आई बारी, अब आई बारी, अब आई बारी, वो बड़े खुश हुआ करते थे। और उस समय मैंने उनको कहा था, जयराम जी आपकी भी जरूरत है, आप भी आइए और मध्य प्रदेश की जनता को, राजस्थान की जनता को और छत्तीसगढ़ की जनता को समझाइए कि जो इन्होंने हिमाचल में वायदा किया था, साल बीत गया, एक भी वायदा पूरा नहीं किया है। मैं धन्यवादी हूं इनका, इन्होंने मध्य प्रदेश की जनता को समझाया, राजस्थान की जनता के समझ में आया, छत्तीसगढ़ की जनता को समझ में आया। और क्या समझ में आया कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ाई जाती, झूठ बोल करके राजनीति नहीं चलती, लोगों को धोखे में रख करके राजनीति नहीं चलती, भोले भाली जनता को धोखे में डाल करके राजनीति नहीं चलती है। लोगों के साथ जुड़ना पड़ता है, उनकी सेवा करनी पड़ती है, उनकी तस्वीर बदलनी पड़ती है, उनकी तकदीर बदलनी पड़ती है, तब जाकर के राजनीति। और यह काम बखूबी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने धरती पर उतार करके दिया है, इसलिए हमको विजय मिला। ये जो विजय है, 2 ही बातें चली, मध्य प्रदेश के दिल में मोदी, मोदी के दिल में मध्य प्रदेश, 2 ही बातें चली। क्या चली? ये मोदी की गारंटी है, और ये अगर मोदी की गारंटी है तो इस बात की गारंटी है कि ये गारंटी पक्की है, इस बात को समझ में आया। गारंटी पूरी होने की गारंटी है, ये मोदी की गारंटी। मित्रों, और इसीलिए देखते ही देखते छत्तीसगढ़ में कांग्रेस साफ, मध्य प्रदेश में ऑल टाइम रिकॉर्ड ब्रेक, और राजस्थान में भी कमल खिल गया भारतीय जनता पार्टी की सरकार। ये प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति अटूट विश्वास, जिन्होंने भारत की राजनीति की संस्कृति बदल डाली। एक समय में राजनीति होती थी जब लोग काठ की हांडी चढ़ा करके अपना काम चलाते थे। आज समय बदल गया है, लोग धरती पर देखते हैं कि किसका कितना काम हुआ, और लोगों को ध्यान में आया कि भूपेश बघेल गरीबों को दिया गया मोदी जी का कार्यक्रम को रोकने का, अटकाने का, लटकाने का, भटकाने का काम कर रही है। इसलिए छत्तीसगढ़ की जनता ने बघेल और उसकी सरकार को लटका दिया, अटका दिया, भटका दिया और घर वापस भेज दिया। ये हमको याद रखना चाहिए। राजस्थान में लोगों के ध्यान में आया कि ये गहलोत की सरकार महिलाओं पर अन्याय करने वाली सरकार है, भ्रष्टाचारी सरकार है, युवाओं से अन्याय करने वाली सरकार है। 19 बार पेपर लीक हो गया, कोई भर्ती नहीं हुई, भ्रष्टाचार पे भ्रष्टाचार,
महिलाओं के साथ अत्याचार। राजस्थान की जनता ने कह दिया, गहलोत तुम घर बैठो, अब भजन जी आए हैं और वह भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री के रूप में काम करेंगे। ये फर्क है। और मध्य प्रदेश में जो काम अच्छे हो रहे थे, आज वो बीमारू राज्य से निकल करके विकसित राज्य की ओर आगे बढ़ा। इन सब का नतीजा है कि आज भारतीय जनता पार्टी की तीनों की तीनों सरकारें बनी। और ये तीन सरकार, ये हैट्रिक, ये इस बात की गारंटी है कि 2024 में दिल्ली में भी हैट्रिक होगी और वहां भी हमारी मोदी जी की सरकार आएगी। और मित्रों, ये इस कारण से है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने, देखो आज जब देश को बांटने के लिए जाति 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 चल रही है, तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि हमारी सिर्फ 4 जातियां हैं, गरीब ज्ञान, गरीब युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति। महिलाएं, युवा, गरीब और हमारे किसान जो हमारे अन्नदाता हैं, यही जातियां हैं। इसलिए इनकी चिंता करनी चाहिए। महिलाओं का जितना सशक्तिकरण हुआ वो हम सबके ध्यान में है। बताइए, आज कोई यहां ऐसा है जिसके घर में गैस का सिलेंडर ना हो और गैस का कनेक्शन ना हो? कोई है? ये 100% गैस का कनेक्शन। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने उज्ज्वला योजना में तो दिया ही दिया। गृहिणी योजना में जयराम ठाकुर ने जो बचे थे उनको भी गैस का सिलेंडर पहुंचाया। यह हमको याद है। आप बताइए, हमारी गारंटी की दृष्टि से अगर हम देखें, उजाला योजना, हमारे गांव जो जब 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने सर्वे किया तो 18,000 गांव बगैर बिजली के थे। 18,000 गांव। आप समझो कैसा भारत होगा, कैसे बच्चे पढ़ते होंगे, किस दुनिया में रहते होंगे, कैसे वो टेलीविजन से वंचित होंगे जब हम डिजिटल दुनिया की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2 साल के अंदर, 1000 दिन के अंदर 18,000 गांवों में बिजली पहुंचाई। ये वर्ल्ड, ये रिकॉर्ड अपने आप में बनाया। उसी तरीके से सौभाग्य योजना, घर घर बिजली, करोड़ों के 2.5 करोड़ से ज्यादा लोगों के घर में बिजली पहुंचाई। मैं आप सबको याद दिलाना चाहता हूं, मैं 1993 में एमएलए बन गया था, 1993 में। आपको कहानी सुनाना चाहता हूं। हमारे पास लोग आया करते थे, जी बिजली लवाई दो, बिजली लवाई दो, बिजली लवाई दो, नवा घर बनाया जी। बोलते थे कि नहीं बोलते थे? तो मैं बोलता था, जाओ भाई बिजली को दे दो। जेई उनको क्या बोलता था, कितने मीटर लगनी भी तार? बोला जी 150 रुपये। तो चलो 75 तू इंतजाम कर, 75 मैं करता। आपके समझ में आया? समझ में आया? और क्या बोलता था कि खंबा गांव वाले आकर के उठा करके ले जाएं, जब खंबा पहुंच जाए तो हमको बताना, मैं 75 मीटर बिजली की तार दूंगा, 75 तूने लगाना, तब तेरे घर बिजली पहुंचेगी। मैं सच बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं, जानना चाहता हूं। मैं सच बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? ये हिमाचल की तस्वीर थी कि नहीं थी? और बिजली लगाने का मतलब एहसान करना होता था। आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने 3 साल 4 साल के अंदर 2.5 करोड़ लोगों के घर में बिजली पहुंचा दी। इस तरीके से काम किया। और अब किसी को भी सिर्फ एप्लीकेशन दो, खंबा भी पहुंचता है, तार भी पहुंचती है, बिजली भी लगती है। यह परिस्थिति आ जाती है। अगर हम बात करें स्वच्छता अभियान की, हम तो बड़े सौभाग्यशाली हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग खुले में शौच जाया करते थे और बहनों को कितनी दिक्कत होती थी। आज 100%, 100% हिमाचल के गांव ODF हो गए हैं और वो डिफिकेशन, ओपन डिफिकेशन बंद हो गया है। सबके घर में शौचालय बन गए हैं। यह परिस्थिति है। और देश में 12 करोड़ यानी 12 करोड़ बहनें
12 करोड़ बच्चे, 12 करोड़ परिवार के लोग अपने दैनिक नित्य दिन के क्रम के लिए बाहर खेतों में जाया करते थे। उनको, बहनों को इज्जत से जीने का अगर काम किया तो वो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया, ये हमको याद रखना चाहिए। और इसीलिए मोदी की गारंटी मतलब पूरी होने की गारंटी है, ये भी हमको याद रखना चाहिए। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना 80 करोड़ की जनता को 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल, 1 किलो दाल पहुंचाया जा रहा है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके हिमाचल, हमारे हिमाचल प्रदेश में भी अन्न योजना में 28 लाख लोगों को अभी भी 5 किलो गेहूं, 5 किलो चावल, 1 किलो दाल मुफ्त में पहुंचाई जा रही है हर महीने। ये भी हमको याद रखना चाहिए। अगर मैं बात करूं उसी तरीके से आयुष्मान भारत की, मैं बार बार बोलता हूं, आगे भी बताऊंगा। आप ही लोगों में से हमारे पास आया करते थे, इसके हार्ट का ऑपरेशन होना है, 1.5 लाख रुपए खर्च होगा, 2 लाख रुपए खर्च होगा, कृपया करके इस गरीब आदमी की मदद के लिए पैसा सैंक्शन कीजिए मुख्यमंत्री राहत कोष से। ऐसी चिट्ठियां लिखवाते थे कि नहीं लिखवाते थे? लिखवाते थे कि नहीं लिखवाते थे? आज आयुष्मान भारत में प्रधानमंत्री जी ने 50 करोड़ लोगों को, 10 करोड़ 74 लाख परिवारों को हर साल गंभीर बीमारी से लड़ने के लिए 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर दिया, 5 लाख। और हिमाचल में जो लोग बच गए थे, आयुष्मान भारत में 4 लाख 7 हजार लोग इसमें आए, और जो बच गए उसको जयराम ठाकुर जी ने हिम केयर के तहत उसको कवर करके दिया है। ये भी हमको याद करना चाहिए ताकि कोई उससे बाहर ना रहे, इस तरीके का काम किया। और आयुष्मान के नए कार्ड बनने शुरू हो गए, और उसमें एक और कार्ड भी है, वो आभा कार्ड। आयुष्मान भारत वो हेल्थ अथॉरिटी वाला जो कार्ड है वो भी बनना शुरू हो गया, और वो भी लोगों को मिल रहा है। तो ये विकसित भारत के तरफ चलने की प्रक्रिया है, और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में। और ये जो 3 प्रदेशों में जीत हुई है और सब जगह कमल खिल रहा है, ये मोदी जी के प्रति अटूट विश्वास और भारत की राजनीति की संस्कृति बदलने के कारण आज ये हमको मिल रहा है। इसको हमको समझ लेना चाहिए। मित्रों, जब मैं ये सारी बातें आपसे करता हूं तो मैं ये भी आपसे कहना चाहूंगा कि जब हम हिमाचल की बात करते हैं, जयराम ठाकुर जी कुछ विषयों को आपके सामने रख रहे थे, लेकिन मैं भी आपके सामने बताना चाहूंगा। आज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट सिरमौर में बन रहा है, और उस पर लगभग 392 यानी 400 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। और सुखराम जी आपके देखरेख में वो काम तीव्र गति से चल रहा है, उसको भी अब वो भी पूरा होने वाला है। कभी सोचा था कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट हिमाचल में आएगा? कभी सोचा था कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज आएगा? लेकिन ये सारी चीजें आपको यहां पर मुहैया कराई हैं तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने कराई है, ये भी आपको आप बताइए। कमल खिला तो नाहन में मेडिकल कॉलेज आया कि नहीं आया? कमल खिला तो हमीरपुर में मेडिकल कॉलेज आया कि नहीं आया? कमल खिला तो चंबा में मेडिकल कॉलेज आया कि नहीं आया? कमल खिला तो बिलासपुर में हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज आया कि नहीं आया? कमल खिला तो मंडी में मेडिकल कॉलेज आया कि नहीं आया? कमल खिला तो सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक शिमला में आया कि नहीं आया? आप बताइए। कमल खिला तो 2700 किलोमीटर की सड़क प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में गांव-गांव में पक्की सड़क पहुंचाई गई। ये हम सबको ध्यान रखना है। और इसलिए मित्रों, जब मैं आपके साथ इन सारी चीजों की चर्चा करता हूं तो आपसे ये भी मैं पूछना चाहता हूं, और खास करके मैं महिलाओं से, बहनों से पूछना चाहता हूं, 1500 रुपए हर महीने मिलने लग गए क्या? मिलने लग गए क्या? किसी को मिल रहे हैं क्या? और ये 300 रुपए बिजली की फ्री बिजली मिलने लग गई क्या? और ये बेरोजगारों को 1 लाख नौकरियां मिल गई क्या?
5 लाख रोजगार के अवसर मिल गए क्या? 100 रुपए लीटर दूध लेना शुरू हो गया क्या? आप बताइए कि किसी ने किसी का गोबर भी खरीदा गया क्या? ये ऐसी गप्पी मारने वाली, गप्पे मारने वाली सरकार है। ये बैक गियर की सरकार है, बैक गियर। इस सरकार ने 900 गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस को बंद किया है, जिसको जयराम ठाकुर ने खोला था। 900 इंस्टीट्यूशंस, 620 गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, गवर्नमेंट ऑफिसेज है। और उसी तरीके से हिम केयर की स्कीम जो चल रही थी, जिससे गरीब लोगों को, हिम केयर के स्कीम में गरीब लोगों को राहत मिल रही थी, उसका 200 करोड़ रुपए भी इस सरकार ने अस्पतालों को नहीं दिया है। और अब अस्पताल ने भी इलाज करना प्राय बंद कर दिया है। बोलो, ऐसी सरकार चाहिए क्या? आगे ऐसी गलती करोगे क्या? ऐसी गलती होनी चाहिए क्या? वो गलती हुई थी कि नहीं हुई थी? मिल गया नतीजा? समझ में आया? मित्रों, ये हमको राजनीति में समझने की आवश्यकता है। आज चाइना का ग्लोबल टाइम्स वो लिख रहा है, वो भारत की प्रशंसा कर रहा है, चाइना का ग्लोबल टाइम्स, और वो लिख रहा है मोदी जी की प्रशंसा में कि भारत नई ऊंचाइयों को छू रहा है और नई छलांग लगा रहा है, विकास की ओर सबसे ज्यादा विकास हो रहा है। ये हमको सुनने को मिलता है। इसलिए मित्रों, अगर हम विकास की कहानी कहें तो एक नहीं अनेकों हमारे पास उदाहरण हैं जो बताते हैं कि किस तरीके से भारत बदल रहा है। आप बताइए, आपका ये जो बाईपास बना था, तो यही आपने विकास देखा था ना? नेशनल हाईवे, एक्सप्रेस हाईवे तो मोदी जी के बाद ही देखा ना। ये 4 लेन, ये हाईवे, ये अंडरब्रिज, ये ओवरब्रिज, ये अटल टनल, ये सब अभी देखा ना। कभी सोचा था कि परवाणु से लेकर शिमला तक नेशनल हाईवे बनेगा, 4 लेन वे बनेगा? कभी सोचा था कि शिमला से धर्मशाला तक 4 लेन बनेगा, हाईवे बनेगा? कभी सोचा था कि कीरतपुर से लेकर मनाली तक 4 लेन बनेगा, हाईवे बनेगा? आज किसी से पूछो, बोलो मैं 1 घंटे में आ जाऊंगा, मैं 1.5 घंटे में आ जाऊंगा, मैं 1 घंटे में आ जाऊंगा। कैसे आ जाऊंगा? हाईवे पकड़ूंगा, बस आ जाऊंगा। ये कनेक्टिविटी, ये विकास, ये काम जो आपको मिले हैं, वो हम सबके ध्यान में है। और इसीलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, आप मुझे अभिनंदन कर देंगे, धन्यवाद कर देंगे, उससे काम नहीं चलेगा। हमें अपनी जिम्मेवारी भी निभानी पड़ेगी, आपको अपनी जिम्मेवारी भी निभानी पड़ेगी। और मैं आपके घर का इसलिए आपको बोल देता हूं, जब चुनाव आता है तो आप ये नहीं देखते हो कि सड़क किसने बनाई, आप ये नहीं देखते हो कि जो लोग 2-2 किलोमीटर, 3-3 किलोमीटर पानी भरने जाया करते थे, आज उनके घर में नलके पहुंचाए गए हैं। आप उस समय भूल जाते हैं कि आपके स्कूल पे शिक्षक पहुंचाने का काम किसने किया। आप उस समय भूल जाते हैं कि आपके विकास के लिए किसने अपने आप को योगदान किया है। और कई बार मुझे सुनने को मिलता है, लोग बोलते हैं ना जी ना, इसने क्यारी सीधी करना, ये क्यारी सीधी करना, इसकी गर्दन सीधी करनी, ये मिलता नहीं, ये बात नहीं करता। मित्रों, मुद्दे तय करने चाहिए। कौन आपके विकास के लिए जुड़ा, किसके माध्यम से आपका भविष्य तैयार होता है। मैं आपके घर का हूं इसलिए बोल रहा हूं, मैं 3 बार यहां से एमएलए रहा हूं इसलिए बोल रहा हूं। मुझे मालूम है हमें भी आगे बढ़ना पड़ेगा, हमें भी अपनी जिम्मेवारी निभानी पड़ेगी, बदलते तस्वीर में अपने आप को योगदान करना पड़ेगा। और इसलिए तय करो कि हमको किस तरीके से विकास करना है। बोलिए, हिमाचल का विकास मोदी जी के नेतृत्व में हुआ कि नहीं हुआ? आज आप बताइए, जब ये अपना ये जिसको ये जो त्रासदी आई, उसमें हम लोगों ने पैसे पहुंचाए कि नहीं पहुंचाए? आपको समय पर पहुंचाए कि नहीं पहुंचाए? और वह भी जितना आपने कहा वो बार बार आकर के पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया? कोई कांग्रेस का दिल्ली से नेता आया था आपकी खबर लेने? मैं ये नहीं पूछूंगा कि आए थे या आई थी, कोई आया? कोई आया था या थी? कोई आया? कोई मिला? किसी ने आपके आंखों के आंसू पोंछे? उस समय
हम लोगों को प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा तुरंत जाओ, और मैं जयराम ठाकुर जी के साथ मंडी गया, सिरमौर गया, मनाली गया, हर जगह गया, शिमला गया, जहां जहां त्रासदी हुई थी वहां गया, और 1,00,000 करोड़ से ज्यादा हम लोगों ने इसमें अपने राहत कोष पहुंचाया। हर बार जब भी आया प्रधानमंत्री मोदी जी ने 300 करोड़ रुपए, 300 करोड़ रुपए, 300 करोड़ रुपए, और सड़कों की मरम्मत के लिए 400 करोड़ रुपए, 400 करोड़ रुपए पहुंचाए। और यहां ऐसी सरकार बैठी है, कुछ नहीं मिला जी, कुछ नहीं मिला, सब डकार जाओ और बोलो कुछ नहीं मिला। ऐसी सरकार, इस तरीके से चलने वाली सरकार। और इसीलिए मैं आप लोगों को यह निवेदन करना चाहता हूं। अभी मुझे पता लगा भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही है। अरे वाह, अरे वाह, भारत को तोड़ने में तुमने कोई कसर छोड़ी नहीं, अब भारत को जोड़ने की यात्रा में तुम चले हो। आप बताओ, धारा 370 भारत को कमजोर करता था कि नहीं करता था? करता था कि नहीं करता था? मोदी जी ने धारा 370 हटा दी कि नहीं हटा दी? और कांग्रेस ने उसका विरोध किया कि नहीं किया? किया कि नहीं किया? ये जोड़ने चले, ये जोड़ने चले। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में मैं बार बार बोल रहा हूं, कोई कांग्रेस के नेता में, राहुल गांधी से लेकर सोनिया गांधी से लेकर आज दिन तक किसी नेता ने इसका जवाब नहीं दिया। जब जवाहरलाल नेहरू के परिसर में नारे लग रहे थे, भारत होंगे टुकड़े टुकड़े इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, नारे लग रहे थे, अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। और ये अफजल कौन था? अफजल वो था जिसने पार्लियामेंट के अटैक में, वो मास्टरमाइंड था, उसको फांसी की सजा हुई थी। ये नारे लग रहे थे कि अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। इसका मतलब कातिल कौन हुआ? सुप्रीम कोर्ट का जज जिसने सजा सुनाई। कातिल कौन हुआ? प्रणब मुखर्जी, जो देश के राष्ट्रपति थे, जिन्होंने उसको माफ नहीं किया। और दूसरे दिन इन नारे लगाने वाले लोगों के साथ राहुल गांधी खड़े हो जाते हैं, बोलते हैं मैं तुम्हारे साथ हूं। बोलो, ये जोड़ो यात्रा है या तोड़ो यात्रा है? बोलो, जोड़ो यात्रा है या तोड़ो यात्रा है? आज दिन तक माफी नहीं मांगी राहुल गांधी ने, आज दिन तक। और मेरा ये कहना है कि जब तक तुम माफी नहीं मांगते हो, तुम कभी भारत को जोड़ नहीं सकते, तुम हमेशा तोड़ने के लिए लगे रहे, ये याद रखना। आप बताइए, ये जोड़ो यात्रा पर निकले हैं। सन 84 के दंगे, हमारे सिख भाई जो कत्लेआम कर दिए गए, सारे देश में त्राहिमाम मच गया, हमारे सिख भाइयों के साथ अन्याय हुआ। आज दिन तक कांग्रेस पार्टी के एक नेता ने भी माफी नहीं मांगी, आज दिन तक। और उस समय के बनने वाले प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी कहते हैं, जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। ये भारत छोड़ो यात्रा पर निकले, ये तोड़ो यात्रा पर निकले, ये न्याय करने निकले हैं या अन्याय करने निकले हैं? किसके साथ न्याय करने निकले हो आप? मैं ऐसे कई उदाहरण दे सकता हूं। अटल जी ने बिहार से झारखंड बनाया, अटल जी ने उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड बनाया, अटल जी ने मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ बनाया। एक खून का कतरा नहीं बहा, सब लोगों ने साथ दिया और दो प्रदेश बन गए, ये हम लोगों ने देखा। लेकिन जब आप तेलंगाना बनाने लगे तो खून खराबा भी हुआ। उसके पहले हजारों लोगों की जानें गई, हजारों लोग शहादत दिए। कब आपने भारत को जोड़ने की बात की है? हमेशा भारत को तोड़ने की बात की है। और न्याय की बात, आज बड़े आजकल आप लोग ओबीसी का राग अलाप रहे हो। ये ओबीसी का नारा आपको दे दिया गया है और आप सोचते हो किसी से आपकी नैया पार हो जाएगी। मैं जानना चाहता हूं, 1953 में काका कालेलकर की रिपोर्ट आई थी, जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री 1964 तक रहे। क्या किया उन्होंने काका कालेलकर रिपोर्ट का? धूल फाकती रही वो काका कालेलकर रिपोर्ट, कुछ नहीं हुआ ओबीसी का। किसी ने नहीं पूछा ओबीसी को, किसी ने उसकी चिंता नहीं की। ये न्याय की बात करते हैं। मैं जानना चाहता हूं,
मंडल कमीशन श्रीमती इंदिरा गांधी के टाइम पर आ गया था, राजीव गांधी के टाइम पर रहा, दिल्ली के अलमारियों में धूल फाकता रहा, आप उस पर बैठे रहे, आपने कभी उस पर चर्चा नहीं की, आपने कभी बात नहीं की। और राजीव गांधी ने तो पर संसद में स्टेटमेंट दिया, ना जात पे, ना पात पे, न जाति चलेगी न कोई पात चलेगा, ये आपने स्टेटमेंट दिया, पार्लियामेंट के अंदर दिया। और आज आपके बेटे ओबीसी ओबीसी का नारा लगाते हैं, और ओबीसी को संवैधानिक दर्जा दिया तो किसी और ने नहीं दिया, नरेंद्र मोदी जी ने दिया, ये हमको याद रखना चाहिए। न्याय की बात करते हो, सबसे ज्यादा ओबीसी के एमपी हमारे, सबसे ज्यादा मंत्री ओबीसी के हमारे, सबसे ज्यादा गवर्नर ओबीसी हमारे, सब तरीके से ओबीसी की चिंता करने वाले हम, हमारी पार्टी आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में उनके विचार, उनकी सोच, उसके कारण वो सब कुछ हुआ है। और ये सारी बातों को लेकर के आज आप ओबीसी के लिए चर्चा कर रहे हो। आपको ओबीसी में कोई भी दिलचस्पी नहीं है। आप बोलो, राहुल गांधी ने नारे लगाया था कि नहीं लगाया था, सब मोदी चोर हैं, कहा था कि नहीं कहा था? बोलो, कहा था कि नहीं कहा था? और फिर कहा कि मैं माफी नहीं मांगू। मोदी जी ओबीसी नहीं है क्या? और मोदी जाति ओबीसी नहीं है क्या? आपको माफी मांगने में शर्म आई क्या? आप न्याय की बात कर रहे हो, आप जोड़ने की बात कर रहे हो। आप तोड़ने में और अन्याय करने में इस देश के साथ एक बार नहीं अनेकों बार आपने अन्याय किया है, ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए मित्रों, ये जो काठ की हाड़ी है ना, जो ये चढ़ा के गए थे हिमाचल में, तो मैं कहूंगा जरा सा संभल के रहना इनसे। रहोगे कि नहीं रहोगे? ये फिर आएंगे, बड़ी बड़ी बातें करेंगे, आपका वोट लेने की कोशिश करेंगे और फिर अपना रास्ता नापेंगे। ये आपको ध्यान में होगा। मित्रों, विकसित भारत की दृष्टि से गांव-गांव में 2.5 लाख पंचायतों में हम पहुंच रहे हैं। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है, कोई भी पात्र उज्ज्वला योजना का छूट न जाए, कोई भी पात्र स्वच्छता अभियान का न छूट जाए, कोई भी अपना स्वास्थ्य शिविर में स्वास्थ्य की जांच कराने से छूट न जाए, कोई भी स्वनिधि से न छूट जाए, कोई भी व्यक्ति अपने स्वामित्व योजना से न छूट जाए, कोई भी भारत की स्कीमों की योजनाओं से न छूट जाए। मैं आपसे अपील करूंगा, जहां जहां विकसित भारत की यात्रा आए, पूरी ताकत के साथ आप उसमें जुड़िए और उसको सफल बनाइए। और जो गरीब भाई हमारे इससे वंचित रह गए हैं, उनको उसका लाभ पहुंचाने के लिए आप आगे बढ़िए, ये आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूं। मैं यहां आपसे एक ये भी निवेदन करना चाहता हूं, 2024 में बताओ चौका लगेगा कि नहीं लगेगा? बोलो, जोर से बोलो भैया, लगेगा कि नहीं लगेगा? अच्छे से लगेगा कि नहीं लगेगा? एडवांस बुकिंग हो रही है कि नहीं हो रही है? मित्रों, घर घर जाके बता दो, अगर चाहते हो कि भारत आगे बढ़े तो मोदी जी के हाथ में देश सुरक्षित है, आगे बढ़ना है। अगर चाहते हो कि भारत विकसित भारत बने तो यह आवश्यक है कि प्रधानमंत्री मोदी जी इस देश को लंबे समय तक आगे बढ़ाएं। और इसलिए हमारी जिम्मेवारी बन जाती है कि हम उनको पूरी ताकत दे, पूरा आशीर्वाद दे, पूरी सफलता दे। और इसके साथ साथ मैं इस कार्यक्रम के लिए अपने राजीव बिंदल जी को और उनकी टीम को और उनके सहयोगियों को, अपने संगठन मंत्री संदातन जी, सबको मैं धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने ये शानदार कार्यक्रम किया। और आप सब लोग जिस गर्मजोशी के साथ लगे रहे, नारे लगाने लगे रहे, मैं आपसे कहूंगा कि मैं कहता हूं, आप